बच्चों, थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस के सेकंड पेपर यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंध के पेपर में सेकंड पेपर में अंतर्राष्ट्रीय संबंध का जो विषय है उसमें अपन ने कई सारे टॉपिक्स का अध्ययन किया है। आज अपन क्षेत्रीय संगठनों के इसमें विषय में जानकारी लेंगे। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंध से इतर एक सब्जेक्ट है, एक विषय है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। जब आप में से कई लोग पीजी करेंगे या कर सकते हैं एमए करेंगे, तो उसमें आपको अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन करना होगा। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति असल में अंतर्राष्ट्रीय संबंध का ही थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, एक तरह से सैद्धांतिक पक्ष है ना, जिसमें सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों ही पक्षों का अध्ययन करना पड़ता है। अभी जो अपना विषय है वो एक प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय संबंध का व्यवहारिक पक्ष 1945 के बाद से अब तक का रहा है। जो सैद्धांतिक पक्ष है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्या पैरामीटर्स हैं, कौन कौन सिद्धांत है, उसके बारे में एमए में इस तरह का एक विषय है। और उसमें मैं उसकी छोटी सी बात बताऊं, उसमें एक अनेक सिद्धांतों के साथ एक सिद्धांत है एरिया स्टडीज का, है ना, क्षेत्रगत अध्ययन का। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध को समझने से पहले, अध्ययन करने से पहले हमको दुनिया के नक्शे पर, विश्व के नक्शे पर एरियाज को समझना होगा, क्षेत्रों को समझना होगा। देखो, मैंने इसके पहले कहा था आपको कि इस अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन तब तक कंप्लीट नहीं हो सकता, ठीक से समझ नहीं सकते जब तक कि अपन एक मानचित्र का ठीक से अध्ययन नहीं कर ले। पॉलिटिकल जो एटलस है, पॉलिटिकल जो मैप है, उसको हम बहुत अच्छे से नहीं समझ लें, राजनीतिक मानचित्र को नहीं समझ लें। और इसलिए जब अपने क्लासें एक्चुअल होती थी तो मैं सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय संबंध के पेपर में भी सबसे पहले ग्लोब के माध्यम से आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर की घटना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पूरे राजनीतिक भूगोल को समझाता था। जो राजनीतिक भूगोल भी एक विषय है, शायद भूगोल वाले जानते होंगे, जो भूगोल में भी एक राजनीतिक भूगोल का पेपर होता है। वो अपने लिए भी बहुत जरूरी है, प्रासंगिक है समझना। पूरी दुनिया में राजनीतिक सीमांकन, राजनीतिक भूगोल, देशों का, है ना, क्षेत्रों का, है ना, संसाधनों का बंटवारा, सीमांकन, ये सब चीजें अपने को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो है वो इन्हीं सब चीजों के ऊपर कायम की जाती है। विदेश नीतियां ऐसे ही बनती है। तो वो जो राजनीतिक भूगोल है, उसी के अंदर एक क्षेत्रों का भी बंटवारा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अपने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के हिसाब से देखें तो दक्षिण एशिया, है ना, यानी कि देश तो इकाई है, राष्ट्र तो इकाई है अध्ययन की, जैसे भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, अमेरिका इत्यादि। लेकिन इसके साथ साथ क्षेत्र भी अपने आप में एक इकाई है अध्ययन की। क्षेत्र कैसे इकाई है, यूनिट कैसे है? तो जैसे दक्षिण एशिया एक यूनिट है ना अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में। यानी दक्षिण एशिया को एक होमोजिनस या हेटेरोजेनस जो भी कह ले, एक यूनिट माना गया है अध्ययन की दृष्टि से। पश्चिम एशिया, दक्षिण एशिया जैसे भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और जो ये देश है। पश्चिम एशिया में ईरान, इराक, सीरिया, जॉर्डन, सऊदी अरब, ये फिर पश्चिम एशिया को ही मध्य पूर्व के नाम से भी जानता है, यूरोप में इसको मध्य पूर्व के नाम से जानते हैं, है ना। फिर जैसे दक्षिण पूर्व एशिया जैसे इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर इत्यादि, है ना। इसी तरह से उत्तर अमेरिका, पश्चिमी यूरोप। अब पश्चिमी यूरोप और पूर्वी यूरोप ये दोनों अलग अलग है। इन दोनों का सिग्निफिकेंस बहुत बढ़ गया था शीत युद्ध के दौर में, जब दोनों में ही पश्चिम यूरोप पूंजीवादी गुट में शामिल था, अमेरिकी गुट में, और पूर्वी यूरोप जो था वो साम्यवादी गुट में शामिल था। तो इन दोनों का सिग्निफिकेंस उस हिसाब से बढ़ गया था। इसलिए जैसे उत्तरी अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका, पूर्वी अफ्रीका, पश्चिमी अफ्रीका, है ना, एशिया पैसिफिक, एशिया प्रशांत, पूर्वी एशिया, फार ईस्ट, है ना, सुदूर पूर्व। तो ये जो है ना मध्य एशिया, ये सारे जो क्षेत्र हैं भौगोलिक दृष्टि से वो एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन की इकाई बन जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में। और उनके माध्यम से जो अध्ययन होता है उसी को क्षेत्रगत अध्ययन कहते हैं, एरिया स्टडीज कहते हैं। अब आइए अपने एरिया स्टडीज के अंदर ही अलग अलग एरियाज में, अलग अलग क्षेत्रों में
किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय संबंध कायम होते हैं, किस प्रकार से विदेश नीति का संचालन होता है, इसको भी देखा जाता है। इसी क्रम में क्षेत्रीय संगठनों का महत्व है। हम सभी जानते हैं कि दुनिया में, विश्व में सबसे बड़ा संगठन है संयुक्त राष्ट्र संघ। अब संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो पूरे विश्व का एक संगठन है जिसका उद्देश्य शांति और विकास है। शांति और विकास करना, शांति और सहयोग स्थापित करना, राष्ट्रों के बीच में युद्ध की आशंका से विश्व को मुक्त करना। बहुत सारे और भी मैंडेट्स हैं जो कि अपन ने संयुक्त राष्ट्र संघ के समय पर अपन ने उसका अध्ययन किया था। लेकिन ये वैश्विक संगठन, लेकिन इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय स्तर पर जिन क्षेत्रों की, जिन एरियाज की बात की, उन क्षेत्रों में भी उस क्षेत्र में शामिल देशों ने परस्पर सहयोग की दृष्टि से संगठनों का निर्माण किया है ना। और इन संगठनों के माध्यम से भी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग होता है। इन संगठनों के माध्यम से भी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के कारण कई बार बहुत अच्छे से शांति स्थापित होती है, आर्थिक सहयोग होता है। सामान्यतः जो है ये देखा गया है कि जो क्षेत्रीय संगठन है उनकी स्थापना आर्थिक सहयोग की दृष्टि से होती है सबसे प्रारंभ में, है ना। इसका उदाहरण पश्चिम यूरोप भी है, जहाँ पर यूरोप पर कोयला, स्टील और कोयला से समुदाय से शुरू होकर और अब यूरोपीय आर्थिक संघ होते हुए और अब यूरोपीय संघ का निर्माण हो चुका है। यहाँ तक कि मुद्रा का भी एकीकरण हो चुका है ना। हालांकि ब्रेक्सिट के माध्यम से ब्रिटेन उससे अलग हुआ यूरोप में, उस यूरोपीय संघ से, लेकिन फिर भी यूरोप में 15 देश ऐसे हैं जिन्होंने एक मुद्रा अपना रखी है, यूरो। तो ये पश्चिम यूरोप में हुआ है ना। इसी प्रकार कई क्षेत्रों में देशों ने मुक्त बाजार व्यवस्था, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, समझौते कर रखे हैं, जिसके माध्यम से आर्थिक लेन देन, व्यापार वाणिज्य जो है वो कर रहित, सीमा रहित, है ना, वो व्यापार करने की कोशिश की जाती है। चाहे नाफ्टा हो, नॉर्थ अटलांटिक फ्री ट्रेड एसोसिएशन हो, या फिर यहाँ तक कि दक्षिण एशिया में भी प्रयास किए गए, हालांकि बहुत सफल नहीं हुए। साफ्टा, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, है ना। तो ये सब किए गए क्षेत्रगत आधार, क्षेत्रीय स्तर पर जो संगठन है उनकी स्थापना ही सहयोग, आर्थिक सहयोग की दृष्टि से होती है। अब अपन यहाँ चर्चा करेंगे आसियान, क्योंकि आसियान अपने सिलेबस में, अपने पाठ्यक्रम में, आसियान मतलब एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। मैं दोहराता हूँ, एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यानी कि आसियान, यानी कि इसको दक्षिण पूर्व एशियाई सहयोग संगठन इस नाम से भी जानते हैं, लेकिन कैपिटल में इसका अब्रिविएशन जो है वो ASEAN, आसियान, इस तरह से लिखते हैं। आसियान दक्षिण पूर्व एशिया का सहयोग संगठन है। इसकी स्थापना 1967 में हुई, 1967 में हुई, और दक्षिण पूर्व एशिया के 5 देशों ने इसकी स्थापना की थी प्रारंभ में, है ना। 1967 में स्थापना हुई इसकी, और इसमें प्रारंभ में 5 ही देश थे, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर और ये फिलीपींस, है ना। बाद में इसमें ब्रुनेई भी शामिल हुआ, और बाद में तो बाद के वर्षों में शीत युद्ध के बाद इसमें वियतनाम भी शामिल हो गया, लाओस भी शामिल हुआ, कंबोडिया भी शामिल हो गया, और म्यांमार भी शामिल हो गया, है ना। तो इस प्रकार से अब जो है ये 5 की बजाय अब 9 देशों का संगठन बन गया है, 10 देशों का संगठन बन गया है ना। और ये इसलिए बहुत व्यापक, ये सारे जो है एक समय में याद हो तो जब उदारीकरण, वैश्वीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई तो इनको जो है ना एशियन टाइगर्स कहा जाता था। एशियन टाइगर्स किस लिए कहा जाता था? क्योंकि आर्थिक रूप से ये इतने संभावनाशील क्षेत्र थे, जिसमें दुनिया में आर्थिक योगदान करने की अपार संभावनाएं देखी गई, है ना। तो उस दृष्टि से प्रारंभ सबसे पहले 1967 में इन देशों के बीच में, अब इसकी पृष्ठभूमि भी जानने की कोशिश करेंगे कि दक्षिण पूर्व एशिया के इन देशों के बीच में प्रारंभ में जब आसियान नहीं था 1967 से पहले, तो बहुत अधिक राजनीतिक मतभेद थे, बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ थी, बहुत ज्यादा संघर्ष था, राजनीतिक मतभेद थे। इंडोनेशिया और मलेशिया और सिंगापुर, है ना, ये बहुत ज्यादा आपस में बटे हुए थे। दक्षिण जो हिंद चीन के देश थे वहां साम्यवाद के कारण दशकों तक गृह युद्ध की स्थिति रही। इन सब कारणों से जो दक्षिण पूर्व एशिया है वो संकट की, राजनीतिक संकट की स्थिति में था।
तो इन सब के बीच में 5 देशों ने आसियान संगठन की शुरुआत आर्थिक सहयोग के लिए किया और कालांतर में ये जो है आर्थिक सहयोग धीरे धीरे शुरू में कम था, लेकिन धीरे धीरे जब 1976 में इसका पहला शिखर सम्मेलन हुए, पहला शिखर 1976 में बाली में हुआ इंडोनेशिया में, तब से इसमें आर्थिक सहयोग की गति जो है वो आगे बढ़ने लगी। और शुरू में तो शिखर सम्मेलन वार्षिक नहीं थे, लेकिन 2001 के बाद से ये निर्णय लिया गया कि शिखर सम्मेलन वार्षिक हो जाए, है ना। और इसके बाद 2008 में आसियान चार्टर यानी आसियान घोषणा पत्र भी हुआ, जिसमें वर्ष में दो बार आसियान शिखर सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया गया। अब देखिए कि आसियान का जो उदय हुआ था उसमें राजनीतिक संकट था, लेकिन आर्थिक सहयोग में न्यूनतम संभावना के साथ शुरू किया गया संगठन आज दुनिया के एक बहुत बड़े आर्थिक सहयोग, एक इकोनॉमिक ग्रुप के रूप में उभर चुका है। यहाँ तक कि भारत भी इसका डायलॉग पार्टनर है, भारत भी एक सदस्य है, संवाद सदस्य है, और अमेरिका भी इसमें संवाद सदस्य है। तो ये आसियान का महत्व काफी बढ़ गया है। और उस आर्थिक सहयोग के बाद स्थिति ये बनी कि धीरे धीरे इनमें राजनीतिक सहयोग भी होने लग गया। जो कटुता थी, जो राजनीतिक विवाद था, जिसके कारण युद्ध की संभावना भी रहती थी, शस्त्रीकरण हो रहा था, वो भी धीरे धीरे कम हो गया, है ना। तो ये आसियान के बाद दक्षिण पूर्व एशिया में राजनीतिक शांति भी है अपेक्षाकृत, और आर्थिक सहयोग की रफ्तार भी बहुत ज्यादा है। आर्थिक सहयोग मतलब परस्पर सहयोग। इन देशों का ये उद्देश्य था कि हम दुनिया के अन्य देशों पर निर्भर न रहकर परस्पर व्यापार में सहयोग करें और दुनिया के अन्य आर्थिक ब्लॉक्स को हम एक यूनिट के रूप में डील करें। और उसमें काफी हद तक ये सफल भी हुए हैं, जिसके कारण से आसियान एक सफल उदाहरण बन गया है पूरी दुनिया के लिए, है ना। इसके स्वरूप और इसके अन्य प्रकार और इसकी सफलता, इसकी चर्चा अपन करेंगे अगले व्याख्यान में।